32 साल बाद आखिरकार भारत ने वो कदम उठा ही लिया जिससे कि चीन की कमर तोड़ी जाएगी। वैसे आपको बता दें, भारत ने 32 साल बाद इस कदम को उठाकर चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को आखिरकार चाइना ने क्यों रोक दिया, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की और चाइना, वैसे आपको बता दें, इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड है, कई सारे देश हैं, लेकिन इन देशों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये चाइना के खिलाफ कुछ भी बोल पाएं। ज्यादातर देश चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे वो उइगर मुसलमानों का ही मामला क्यों ना हो। दुनिया भर में बहुत सारे उइगर के ग्रुप हैं जो बार बार इस मसले को उठाते हैं, लेकिन दुनिया का समर्थन उन्हें लगभग नहीं मिलता है। जब भी उन्हें समर्थन मिलता है, पश्चिमी देशों का मिलता है, खुद उनके अपने मुस्लिम बिरादर जिन्हें वो कहते हैं, उनसे कोई मदद नहीं मिलता है। लेकिन इनमें से एक देश है तुर्की, जो बीच में कभी कभार हिम्मत दिखाता है और हिम्मत दिखाकर चाइना के खिलाफ बोलता है। अब तुर्की के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। तुर्की के विदेश मंत्री हैं मेवलट। इन्होंने कहा कि चाइना ने मना कर दिया था। हमारे तुर्की के एम्बेसडर जो चाइना में हैं, वो जाना चाहते थे देखने के लिए उइगर मुसलमानों के क्षेत्र यानी कि सिंजियांग में ये जाना चाह रहे थे, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने इस चीज को लेकर मना कर दिया था। हालांकि तुर्की की तरफ से एक मानवीय डेलीगेशन जाने वाला था। आज भी ये डेलीगेशन जाना चाहता है। 5 सालों से लगातार तुर्की का ये डेलीगेशन कोशिश कर रहा है कि वो सिंजियांग पहुंचे, लेकिन सिंजियांग चाइना पहुंचने ही नहीं देता है। ऐसे आपको बता दें, तुर्की के अंदर भी कई बार विरोध प्रदर्शन होते हैं। वहां पर उइगर मुसलमानों का समूह है जो कई बार विरोध प्रदर्शन करता है। हालांकि ये पहली बार देखने को मिला। तुर्की के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट काउंसिल को 48 पेज की जो रिपोर्ट आई है उइगर मुसलमानों की, उसमें इस बात को कहा कि उइगर मुसलमानों को के साथ टॉर्चर होता है, कई तरह के वायलेंस होते हैं और जबरदस्ती इनसे काम करवाया जाता है। हालांकि तुर्की के विदेश मंत्री काफी इस वक्त हिम्मत दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्यों नहीं तुर्की के एम्बेसडर को चाइना ने फ्री होकर सिंजियांग इलाके में घूमने दिया। तुर्की चाहता है कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट हो। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर पता नहीं क्या खा बैठे थे। इन्होंने ये कहा कि हम चाइना के प्रोपेगेंडा का हिस्सा क्यों बनेंगे, हम सहयोग करना चाहते हैं। हमने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मानव अधिकार के मुद्दे में न बोलें। हालांकि ये पहली बार है जब तुर्की के विदेश मंत्री एकदम से खुलकर सामने आ रहे हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन हाँ, ये खुलकर बोलने का मतलब है तुर्की और चाइना के बीच एक गांठ जरूर पड़ जाएगी और ये गांठ बड़ा लंबा परिणाम लाएगी। लेकिन ये भी समझिए कि तुर्की के अर्दोगन खलीफा बनना चाहते हैं। जब ये खलीफा बनना चाहते हैं तो इसका मतलब है इन्हें दुनिया के हर मुसलमान और हो रहे अत्याचार पर बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तब फिर तो दिक्कत होगी। ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम ये है ना कि उइगर रिफ्यूजी बार बार भागकर तुर्की आ रहे हैं और तुर्की में शरण ले रहे हैं और तुर्की के लिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बोझ बन रहा है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ये कह रही है कि ये पहली बार है जब तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर एकदम से साफ साफ आकर ये बात कह रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि चाइना पाक के साथ साथ तुर्की भी सीपेक परियोजना को ज्वाइन करेगा। खैर, अब चाइना काफी समय से ये कहता रहा है कि जो उइगर मुसलमान तुम्हारे यहाँ भाग भाग कर गए हैं उन्हें डिपोर्ट करो, पर अब यहाँ तुर्की एक अलग रूप में दिखाई जरूर दे रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ 32 साल बाद आखिरकार भारत ने चाइना के लिए आखिरी कील ठोक ही दी। चाइना ना
इतनी तेजी से दुनिया की राजनीति से लेकर हर चीज पर बढ़ोतरी हासिल कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिसी कुछ इस तरीके की बनाई थी जिससे इनके देश में चारों तरफ से सिर्फ पैसा आता ही था। एक वक्त था जब चाइना का इतिहास पढ़ेंगे ना तो यूएन की पूर्व अध्यक्ष भी इस बात को कहती है कि जब तक इनका काम नहीं हुआ था, जब तक ये आगे नहीं बढ़े थे, तब तक ये यूएन में भी चुपचाप रहते थे, संस्थाओं में भी चुपचाप रहते थे और अपनी ताकत को मजबूत करते थे। और ये ताकत कहीं न कहीं आर्थिक ताकत थी जो बेहद जरूरी थी। भारत में बात करें ना, भारत में रिफॉर्म्स आने, बदलाव आने पिछले 32 सालों से लगभग बंद हो गए थे। जैसे भारत ने अपनी सबसे पहली औद्योगिक पॉलिसी लाई थी 1948 में। 1948 के बाद दूसरी बार 1956 में, तीसरी बार 1977 में, चौथी बार 1980 में, उसके बाद 1990 में और लास्ट 1991 में। लेकिन 1991 में जो लाया गया, बहुत तरह के बदलाव हुए, लेकिन ये छोटे स्केल के इंडस्ट्री को आगे बढ़ा नहीं पाए। पर अब जाके 32 सालों बाद भारत की तरफ से एक बार फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी लाया जा रहा है और इस पॉलिसी की दो मोटी बात है। पहली बात ये है कि जो इंडस्ट्री शुरू हो रहे हैं छोटे बड़े, उनके लिए पैसे का स्रोत विकसित करना है ताकि अपने आप को बड़ा कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा एक जो मेजर पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ये मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी दुनिया भर में अब भारत के बने हुए सामान को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हर संभव पॉलिसी को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं ताकि भारत का व्यापार बढ़े और भारत ग्लोबल मार्केट में आ सके। कई तरह के छोटे बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा विकसित किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, भारत का जो PLI स्कीम था, इस PLI स्कीम ने बहुत ही ज्यादा मदद की भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में। और कहा जा रहा है कि 3 साल में भारत ने जितना अच्छा रूप अपना दिखाया है वो बहुत जल्द और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे इन सब हालात में चाइना अपने आप को अलग थलग पाएगा, अदानी ने इस बात को कहा था और ये सच होता हुआ दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।